सो वी विल डिस्कसिंग कॉशी रेसिड्यू थ्योरम। इसी सीरीज को आगे बढ़ाएंगे और आज शायद कॉशी रेसिड्यू थ्योरम का मे बी लास्ट लेक्चर हो। बट द ट्राई वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड ऑल टाइप ऑफ क्वेश्चन जो इससे बन सकते हैं। तो जितने पॉसिबल क्वेश्चन इस पोर्शन से बन सकते हैं ना, आई विल डिस्कस टुडे। और अगर मैं आपको कुछ दिखाना चाहूँ तो लेट मी चेक दैट। एक मिनट। मेरे पास अभी कोर्स का आउटलाइन है, मैं दिखाना चाहती हूँ हाउ इम्पोर्टेंट इट इज। सो मैथ सेमेस्टर 8 है, सेमेस्टर 6। और लेट मी चेक, आपका फोल्डर खोलना पड़ेगा। सेमेस्टर 6 आपके साथ शेयर करती हूँ, एक मिनट, लेट मी चेक दैट। खुल गई है तो आपको दिखाना पड़ेगा। ये देख रहे हो रीजन को, बहुत गौर से देखना। इधर देखो, लग रहा है आपको नजर आ रहा हो। सिंगुलैरिटीज एंड पोल्स था, और इसमें हमने लॉरेंट सीरीज आप पहले कर चुके थे। जीरोस एंड सिंगुलैरिटीज, पोल्स एंड रेजिड्यूज। उसके बाद था उसके बाद कॉशी रेजिड्यू थ्योरम और एप्लीकेशन ऑफ कॉशी रेजिड्यू थ्योरम। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात थी। ये बाय नेम और कोर्स आउटलाइन में लिखा हुआ था। दैट इज वाई आई बहुत ज्यादा एम्फोसाइज करने की कोशिश की। और आज एक वो सारे टाइप ऑफ क्वेश्चंस करवाने की कोशिश करूंगी जो जहाँ से बन सकते हैं। मैंने बहुत ज्यादा इस पर रिसर्च तो नहीं की, दो तीन किताबें देखी हैं, और हर किताब पर उन्होंने इसी टाइप के सवाल की। इससे बाहर मुझे नहीं लगता आ सकता है। तो दैट इज वाई इकट्ठा करने की बहुत सारी चीज़ों की कोशिश की है। देखते हैं कि ये चीज़ कितनी काम करेगी आपके लिए। बहुत ध्यान से सुनना और पहली बात सुनना। बहुत ध्यान से सुनना और पहली बात सुनना। लेट मी जूम इन और हमारे पास आ जाता है। मुझे सबसे पहली बात कहानी याद रखना। एज इट स्कोर द थ्योरम गिव्स यू अ पावरफुल वेपन इंस्टेड ऑफ कैलकुलेटिंग कॉम्प्लेक्स कंटूर डायरेक्टली वी सिंप्लीफाई द। अब बहुत ध्यान सुना, ये बात मैंने कल भी शायद समझाई थी, आज आखिरी बार दोबारा कर लेते हैं। उसके बहुत ध्यान सुनना। हमारे पास कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन था डीजी। ये एक कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन था। कॉम्प्लेक्स मान लो कि इस तरह था कि डिफिकल्ट था सॉल्व करना, इसको इंटीग्रेट करना डिफिकल्ट था। तो कौशिक ने क्या कहा, कौशिक ने कहा घबराने की जरूरत नहीं है। इस फंक्शन को बहुत गौर से देखा। इस फंक्शन के पास पोल्स थे, ठीक है। उसने इस पोल्स के रेजिड्यू कैलकुलेट किया, और इस रेजिड्यू को कैलकुलेट करने के बाद उनको ऐड किया। पहले ऐड करते बाद में इस रेजिड्यू को उन्होंने ऐड किया। अच्छा, उन्होंने इस रेजिड्यू को ऐड किया, समअप किया और मल्टीप्लाई कर दिया 2 पाई फैक्टर से। और इसने इस तरीके से फंक्शन के इंटीग्रेट करने के बजाय हमने फंक्शन को फंक्शन के पोल से सिंगुलैरिटी से मल्टीप्लाई करने से एक फैक्टर के हमने अवॉइड कर लिया। एक मुश्किल इंटीग्रेशन से अपने आप को महफूज कर लिया। दैट इज द मेन काम जो कौशी ने किया था। रिमेंबर दैट कौशी यूजेस लाइन इंटीग्रल फॉर दिस पर्पज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ते हैं भाई। मैं थोड़ा मिटा दूं इसको। नेक्स्ट पॉइंट बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि अगर ये समझ ना आया तो आ जाएगा मामला, हो जाएगा। बहुत ध्यान से सुनना। ओके। नेक्स्ट पॉइंट है सिंगुलैरिटीज ऑन द बाउंड्रीज रिक्वायर स्पेशल ट्रीटमेंट। अभी हमने पढ़ा था लास्ट लेक्चर में, और हम यहाँ पे भी देखेंगे। हमें क्या चाहिए होता है, हमारे पास सिचुएशन ये होनी चाहिए। हमारे पास सिचुएशन ये होनी चाहिए कि अगर ये कंटूर है और हमारे पास इस पॉइंट पर सिंगुलैरिटी मिल रही है जी1, और इस पॉइंट पर सिंगुलैरिटी मिल रही है। लेट से हमारे पास जो भी कंटूर बनाने को हमें कहा गया है, और कंटूर ऐसे बना गया है। कंटूर ऐसे बनाया गया है, और ऐसा कंटूर है कि जिसकी बाउंड्री पर बहुत ध्यान से सुनना। अब एक हमारे पास पोल जो है वो कंटूर की बाउंड्री पर आ रहा है। एक ऐसा कंटूर जो हमारा एक ऐसा पोल जो कंटूर की बाउंड्री पे आ रहा है। अगर पोल हमारे पास आउटसाइड द होगा पोल, तो उसकी तो कहानी खत्म, उसको तो हम मानेंगे नहीं। रेजिड्यू उसका फाइंड ही नहीं करेंगे, हम रेजिड्यू इनसाइड वाले का फाइंड करेंगे। लेकिन अगर कोई ऐसा पोल आ गया जो कंटूर की बाउंड्री पर लाई करेगा, तो हम उस कंटूर को डेंटिंग करेंगे। मतलब ये कि हम ऐसे काम कर देंगे। हम उस पॉइंट को कंटूर को, मैं अगर नजर नहीं आ रहा होगा ये देखो क्या करेंगे। हम उस पॉइंट को एक्सक्लूड कर कर उस पॉइंट को एक्सक्लूड करके डोमेन से निकाल देंगे,
और ऐसे कंटूर को डेंट कर देंगे, समझ आई? हमने ये वाला रीजन खत्म कर दिया अपने कंटूर में से, और उस पॉइंट को जो हमारे लिए प्रॉब्लम कर रहा था उसको कहानी से बाहर निकाल दिया। समझ आई? इसको बोलते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं, और ये हम करेंगे कंटूर इंटीग्रेशन जब नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे ना, तो वहां हम आपको सिखाएंगे डेंटिंग करना। तो आप परेशान ना होगी कैसे होती है। अभी ये बात याद रखना कि डेंटिंग होती है। तो याद रखना, वो पोल जो कंटूर की बाउंड्री पर हमें मिल जाता है, उसको खत्म करने के लिए, उसको कहानी से निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कंटूर की डेंटिंग करते हैं। समझ आ गई? उसके बाद दूसरा आखिरी तीसरी बात, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात। जब कौशी ने हमारे पास कॉची रेजिड्यू थ्योरम दिया था, तो उन्होंने कंटूर बनाते हुए, कंटूर कर्व बनाते हुए, कंटूर सर्कल बनाते हुए, उन्होंने एक बात अज्यूम की थी। उन्होंने कहा था अगर इस पॉइंट पर जीवन है, लेट से एक ही आर है, तो उन्होंने जो कंटूर बनाया, जो कंटूर कवर करता हो मेरे इस पोल को, तो याद रखना उन्होंने इस बात को माना हुआ था कि कंटूर जो है वो काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चला, तो हो काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में उन्होंने माना था। उन्होंने कंटूर की डायरेक्शन को काउंटर क्लॉकवाइज माना था। और उसके बाद जब काउंटर क्लॉकवाइज माना था, तो हमें कहा था कि इस पोल 2 पाई आई से मल्टीप्लाई कर दो सम ऑफ रेजिड्यू। लेकिन अगर ऐसा हो जिंदगी में कि आपको पोल ऐसा दिया जाए, जिसकी पोल की डायरेक्शन सवाल में कह दिया जाए कि वो काउंटर क्लॉकवाइज है, कह दिया जाए कि पोल क्या है, काउंटर क्लॉकवाइज है, कह दिया जाए पोल क्या है, सॉरी काउंटर क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज है, कौशी ने काउंटर क्लॉकवाइज माना था। अगर आपको सवाल में कहा जाए कि क्लॉकवाइज है, तो करना कुछ भी नहीं है, फॉर्मूला वही रहेगा। लेकिन इन दी एंड क्या करना है, 2 पाई आई के साथ जब सम ऑफ रेजिड्यू करना है ना, तो इन दी एंड मल्टीप्लाई करना है, जो भी आंसर आएगा उसको -1 से, जो भी आंसर आएगा उसको -1 से मल्टीप्लाई कर देना। तो आप हमारे पास क्या करोगे, आप हमारे पास कैलकुलेट कर पाओगे, आप कैलकुलेट कर पाओगे ऐसे कंटूर की, ऐसे कंटूर के अंदर जिस जो हमारे पास क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बना है। तो ये तीन मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें थी, और आखिरी बात करके यहाँ की कहानी खत्म करते हैं। वो ये है, बहुत ध्यान से सुनने वाली बात है, ये नई बात है जो आपने अभी तक नहीं पढ़ी। द इंटीग्रल, अब इंटीग्रल की बात हो रही है, तो इस इंटीग्रल की बात हो रही है, इस इंटीग्रल की बात हो रही है भाई, जिसने कैप्चर किया है, इस इंटीग्रल की बात हो रही है जिसका आप लोग कर रहे हो अपना कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन। कैप्चर्स हाउ मच फंक्शन बाउंड्स winds around each singularities, and the residue precisely measures the bending contribution। सोच के बताओ, जब भी हम किसी फंक्शन का पोल के ऊपर रेजिड्यू कैलकुलेट करते हैं, तो रेजिड्यू, रेजिड्यू क्या था, रेजिड्यू पोल का कोफिशिएंट था, रेजिड्यू उस पोल का कोफिशिएंट था। इसका मतलब है रेजिड्यू वो वैल्यू थी, वो वैल्यू थी जो हमें बताता था कि पोल कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है फंक्शन की सिंगुलैरिटी में। अगर आपको ये बात नहीं समझ आई, इग्नोर इट। बट ये बात बहुत इंटरेस्टिंग, अगर किसी को समझ आ गई हुई ना, तो मैं कहती हूँ $10 वाली बात है, $1 बिलियन वाली बात है, $10 छोटे होते हैं, $1 मिलियन बात है अगर आपको ये बात समझ आ जाए। और यहाँ से एक और बात बताऊँ, जिनको समझ आई है सिर्फ उनके लिए, जिनको समझ आई है उनके लिए, हमेशा याद रखना, पोल का रेजिड्यू एक नंबर निकलता है, पोल का रेजिड्यू एक नंबर निकलता है, पोल का रेजिड्यू के फंक्शन नहीं निकलता, नंबर निकलता है, नंबर निकलता है। और वो नंबर में बताता है कि, वो नंबर में बताता है कि वो पोल कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है उस फंक्शन की सिंगुलैरिटी के अंदर। समझ आई कि नहीं? अल्लाह करे पहुंची हो। उसके बाद जो ये वो डायग्राम है जो हमने आपको सिखानी थी, ये मैं कहती हूँ मास्टर पीस है, अगर आपको सही समझ आ जाए तो। हमेशा याद रखना, हमारे पास एक Z1 पोल आ गया, एक हमारे पास Z2 पे पोल आ गया, और ये देखो सी कंटूर है जो कि काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बना है, और Z3 जो है वो आउटसाइड है। और याद रखना, बाकी सारी ये कहानी है। तो कंटूर को हम लोग सर्कुलर रीजन में बनाते हैं, बिल्कुल एक सर्कल की तरह। और याद रखना, बिकॉज हम मान लेते हैं जिंदगी में ऐसा, हम जिंदगी में ऐसा मान लेते हैं कि वेन एवर वी वांट टू इंटीग्रेट अ कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन, तो हम उसका कंटूर को हमेशा एक सर्कल ही लेते हैं। तो यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है कि शेप ऑफ कंटूर, शेप ऑफ क्लोज कंटूर इन कॉम्प्लेक्स फंक्शन के हम इंटीग्रेशन करें ना, उस फंक्शन की मस्ट बी सर्कल। और ये सर्कल क्यों होना चाहिए, मस्ट बी सर्कल।
सर्कल के अलावा कोई नहीं ले सकता शेप। ऑल दो अगर मैंने कहूँ क्लोज कंटूर, तो क्लोज कंटूर हो सकती है रेक्टेंगल भी, क्योंकि रेक्टेंगल भी तो देखो, यहाँ से इस पॉइंट से स्टार्ट हो, ये देखो इस पॉइंट से यहाँ चले, यहाँ चले, यहाँ से वापस आया, तो इसने भी एक क्लोज फिगर अटेन किया। ये देखो अगर मैं ऐसे करूँ, ऐसे 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 ऐसे, ये भी तो एक क्लोज फिगर है। बहुत सारी क्लोज फिगर बन सकती हैं, बहुत सारी क्लोज फिगर बन सकती हैं, जो एक पॉइंट से स्टार्ट हो और वापस आ जाए उसी पॉइंट पर। लेकिन ये कंटूर की डेफिनेशन होती है क्लोज कंटूर की। लेकिन इन कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन जब हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे ना, तो वी ऑलवेज टेक ओनली सर्कल, और कोई चीज हम नहीं लेंगे। सो टिल नाउ सो फार दिस इज द होल स्टोरी जो हमने आपके सामने रखी है। दिस इज द होल स्टोरी ऑफ कॉम्प्लेक्स क्या है अपना, कॉशी रेसिड्यू थ्योरम। ये वो सारी बातें हैं जो अगर आपको ना पता हो कॉशी रेसिड्यू थ्योरम का, और उसका प्रूफ और कॉशी रेसिड्यू थ्योरम इटसेल्फ का स्टेटमेंट हमने लास्ट से 2 लेक्चर्स पहले किया था। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये सब कुछ समझ आ गई होगी। नाउ, 3 टाइप के सवाल मैंने जितना रिसर्च किया है, 2 दिन किताबें देखी, और गूगल से भी रिसर्च किया है, एंड एवरी पीडीएफ एंड एवरीथिंग एंड एआई ऑल्सो। मुझे नहीं लगता इसके बाहर सवाल पॉसिबल है। उसके बाद इसके बाद अगर कॉशी रेसिड्यू थ्योरम पर इन 3 टाइप्स के अलावा कोई सवाल आ जाए ना, तो वो सवाल यकीनन स्टेटमेंट बेस्ड ही होगा। इसके अलावा कोई नहीं हो सकता। अब देखो एक ये वाला सवाल है, इस पहले हम आपको सवाल की टाइप दिखाते हैं, बाद में हम उनको सॉल्व करना सीखेंगे। सवाल को टाइप को देखो, पहले देखो कि वो सवाल पूछ क्या रहा है और कैसे पूछ रहा है, बाद में दफा करो हम अपने सोच को सॉल्व कैसे करना है। वो बात की कहानी है। हादसा क्यों हुआ, कैसे हुआ, एले नजर, पहले बात की बात है, पहले हम ये देखते हैं। बहुत ध्यान से सुनना। ये हमारे सामने एक कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन लिखा हुआ है, और इस कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन को हमने बहुत गौर से देखा, तो इट हैज सिंगुलैरिटी एट z इज इक्वल टू 0, सिंगुलैरिटी एट z इज इक्वल टू 1, हैज सिंगुलैरिटी एट z इज इक्वल टू -2। ओके। लेकिन उसके बाद अगर गौर से देखो तो अपने कंटूर को देखो। अब जो ये 3 टाइप्स के सवाल बन रहे हैं ना, वो फंक्शन की बेस पर नहीं बन रहे, वो कंटूर की बेस पे 3 टाइप्स बनेंगी। एक पहली चीज है, आप याद रखना कि ये काउंटर क्लॉकवाइज है, और याद रखना ये ऐसा कंटूर है, ऐसा क्लोज कंटूर आपको दिया गया है सवाल में, या मैं कहूं ये एक ऐसा क्लोज्ड सर्कल आपको दिया गया है जो कि ओरिजिन पे बन रहा है। एक टाइप ये है। दूसरी टाइप देखो भाई, दूसरी टाइप क्या है, ये देखो। यहाँ पर हमें कंटूर नहीं दिया गया, उसने पहले ही बता दिया है, रफली पॉइंट बता दिया है कि जिस पॉइंट पर मेरा ये फंक्शन बना है ना, वो जो कंटूर है ना, वो इस पॉइंट को कंटेन कर रहा है अपने अंदर। मतलब उसने मुझे सवाल में बता दिया कि आपको खपने की जरूरत नहीं है कि कंटूर क्या है, कि कहाँ से आएगा कहाँ से नहीं आएगा। उसने सवाल में बता दिया जिस पॉइंट पर सिंगुलैरिटी आ रही है ना, ये सबसे इजी टाइप है। जिस पॉइंट पर सिंगुलैरिटी आ रही है ना, वो पॉइंट कंटूर के अंदर आ रहा है। ये एक टाइप तो ये होगी, दूसरी टाइप थी। तीसरी टाइप मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मुझे लगता है अगर इस सेक्शन में से लॉन्ग क्वेश्चन बनाना उन्होंने एग्जामिनर ने, तो पक्के से ये टाइप लेगा। ये देखो ये कंटूर है, ये देखो ये कंटूर है, ये इस कंटूर की टाइप को अगर गौर से देखो, तो अगेन ये सर्कल ही बनेगा, बनेगा सर्कल ही। लेकिन अब ये वो वाला सर्कल बनेगा जो एट ओरिजिन नहीं है, एट ओरिजिन नहीं है। मुझे कैसे पता चला, अभी भी दिखाती हूँ कैसे पता चला। ये सारी बातें मैंने अपने घर से नहीं की, मुझे पता कैसे चला, मैं दिखाती हूँ कैसे। पहले तो ये वाला क्वेश्चन मैं कल सॉल्व किया था, इसी को लेकर चलते हैं। मैं आपके सामने सॉल्व करती हूँ ताकि आपको समझ आए दुनिया में क्या हुआ। पहले समझते हैं क्या होता है। हमने जाना था कि दुनिया भर में किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखने का यही तरीका होता है। जहां पे जो एक्स वाला पार्ट है इसको बोलते हैं रियल पार्ट, वाई वाला पार्ट बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द योटा इज कॉल्ड द इमेजिनरी पार्ट। ओके। अब देखो क्या करना है, अब मैंने क्या करना है कि अब मैं कह दूं इसका मॉड लेती हूँ। मॉड ले लो। अब मॉड लेना है तो इस मीन दैट कि मुझे पहले कंपोनेंट का मतलब रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, और हम वी नो दैट कि एक्स वाई आर का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। इस चीज को हम लेकर चलेंगे, इस चीज को मानो, वी विल यूज इट हेयर। सो क्या हमारे पास कहानी बनेगी, कहानी बनेगी अंडर रूट आर का स्क्वायर विच इज इक्वल टू आर। तो हमें पता यहाँ से चला, हमें पता ये चला कि अगर z की वैल्यू ये है और z इस तरह प्रेजेंट है, और इस वैल्यू को देखो ये है, समझ आइए, आई कि नहीं आई, अल्लाह के लिए पहुंचे, और ये इक्वल होता है हमेशा आर के।
मॉड ऑफ जी इज इक्वल टू आर होता है हमेशा, हमेशा जिंदगी भर। और यहाँ लिखा हुआ है मॉड ऑफ जी इज इक्वल टू आर, और आर की वैल्यू उसने हमें दी हुई है इस पूरी कहानी में, वो ये है। और याद रखना, बिकॉज बिकॉज एक्स एंड वाई आर आइसोलेटेड, एक्स एंड वाई आर एक्स एंड वाई आर आइसोलेटेड, इट मीन्स दैट देर इज, इट इज द सर्कल दैट इज मेक्स दैट इज मेड ऑन ओरिजिन। कैसे पता चला? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ, बिकॉज ऑफ द आइसोलेशन ऑफ एक्स एंड वाई, बिकॉज ऑफ द। अभी देखो ये बनेगा किस तरह, सर्कल आपको बना के दिखाएं, बड़ा पतला से बनाती हूँ, पॉइंट पकड़ते हैं। लेट्स मेक अ सर्कल ऑफ ब्लू कलर। ये देखो कैसे बनेगा। वैसे तो कोई जरूरत नहीं होती हर सवाल में पिक्चर बनाने की, लेकिन कॉम्प्लेक्स का पेपर हो, सर्कल कंटूर इंटीग्रेशन से आए तो जरूर बनाओ, अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। तो पहला पॉइंट ये है कि सर्कल बनेगा ओरिजिन पे। तो ये देखो, ये मैंने ओरिजिन पे पहले सर्कल बना दिया। इसको बोलेंगे भाई 0,0, ये मेरा ओरिजिन पे बनेगा। रेडियस क्या बताया है? 3/2 होता है आई गेस, 1.5 में, लेट मी चेक फ्रॉम कैलकुलेटर। सो 3 ÷ 2 = 1.5। तो अब ये देखो यहाँ बनेगा, ये लेट से 1 है तो ये 1.5 है, यहीं से भी ले लो 1.5 ये है, -1.5, 1.5, और यहाँ पे आ जाएगा -1.5 एयोटा, यहाँ आ जाएगा 1.5 एयोटा। और अब मैं सर्कल बना देती हूँ आपके लिए। कौन सा कलर लेंगे जैसे? बहुत बुरा बनाया, लेकिन सर्कल ऐसे ही होता है। समझ आ गई है? और ये ऐसा सर्कल है जिसका रेडियस पहले ही में पता है कितना है, 3/2। समझ आ गई? अल्हम्दुलिल्लाह। अब ये देखो इधर, लेट्स डू समथिंग डिफरेंट। और अब चेक करते हैं कि कौन कौन सा बॉल लाई कर रहा है मेरे सर्कल के अंदर, कौन कौन सा नहीं कर रहा। अगर गौर से देखो, सो टेक दिस कलर, इसको देखो, एक पोल मिल रहा है मुझे 0 पर, तो 0 वाला पोल तो मैंने पहले ही हाईलाइट किया हुआ है। एक पोल मुझे मिल रहा है 1 पर, तो ये 1.5 है, तो 1 यही होगा इस पॉइंट पर। और एक पॉइंट मिल रहा है 2 पर, -2 पर, तो -2 यहाँ होगा। तो मतलब ये देखो, ये Z1 है, ये Z2 है, ये Z3 है। तो इसका मतलब है कि ये पॉइंट में इनसाइड लाई कर है, ये पॉइंट इनसाइड कर है, और ये आउटसाइड है। तो ये लिख दो भाई आउटसाइड द कंटूर, आउटसाइड सी लिख दो। और ये देखो ये और ये इनसाइड सी। अब इसका क्या करना है? पॉल पर रेसिड्यू कैलकुलेट करो और कॉची रेसिड्यू थ्योरम का फॉर्मूला लगा दो, बात खत्म, सवाल खत्म। अब आज इस टाइप को सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व कर, दुनिया का सबसे आसान काम है, बिकॉज हमें सीधा क्या करना है, कॉची रेसिड्यू थ्योरम लगाना है। रेसिड्यू कंटूर बनाने की जरूरत ही नहीं है इस सवाल में। ट्विस्ट सारा इस कहानी में आएगा। अब बहुत गौर से सुनना, बहुत ज्यादा गौर से सुनना। हमने माना था कि z इक्वल होता है x+y i के। नाउ हमारे पास गिवन क्या है? नाउ हमें गिवन क्या है? z+i, तो विच इज इक्वल टू x+y i। और अब मैं थोड़ा और सिंप्लीफाई करना चाहूँ, तो x+1+i, 1+y आना, अल्लाह माफ करे, 1+y। ओहो मिट जाओ यार। सिचुएशन क्या बन जाएगी? सिचुएशन ये बन जाएगी, ओके, सिचुएशन क्या बनेगी ये देखो, समझ आ गई है? ये सिचुएशन बनी है अब। और अगर गौर से देखो, तो हमारे पास अब कॉम्प्लेक्स नंबर 1+z i इक्वल हो गया है x+i 1+y के। ये सिचुएशन बन गई है। अब क्या करते हैं, हमने इसका मॉड फाइंड करना है। आओ जरा इसका मॉड फाइंड कर लेते हैं। मॉड किस तरह फाइंड करेंगे? पहले कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस दूसरे कंपोनेंट का स्क्वायर। समझ आ गई? विच इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, प्लस वाई का स्क्वायर, और +1 + 2y।
समझ आ गई है? अच्छा, अब इसकी जरूरत नहीं है, बताऊं क्यों? अब ये देखो, इसकी जरूरत नहीं है, इसकी जरूरत नहीं है, इसकी जरूरत नहीं है, बोलने की जरूरत नहीं है। बिकॉज अब ये देखो किस तरह, इधर देखो ना, इधर देखो। अब बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ, अभी देखो बहुत ध्यान से, अल्लाह करे तुम लोग को समझ आए बात, अल्लाह करे आ जाए। इधर देखो, एक्स आइसोलेटेड है लेकिन वाई प्लस वन है। और याद रखना, एक्स माइनस वाई, और सॉरी एक्स माइनस एच और वाई माइनस के, ये होता है हमारे पास पॉइंट्स। वाई एक्स को देखो, तो एक्स माइनस जीरो का स्क्वायर प्लस वाई, वाई प्लस मतलब माइनस, माइनस वन कर लो ना, ठीक है। प्लस वन को नहीं, हमें माइनस चाहिए ना, तो हमने ऐसे लिखना है। ये रीजन है। इसका मतलब है, मुझे ऐसे पता चला कि ये एक वो सर्कल है दैट पासेस थ्रू, इज दैट सर्कल दैट पासेस थ्रू जीरो माइनस वन। ये वो सर्कल है जो मैं गिवन था, दैट पासेस थ्रू जीरो माइनस वन। मुझे कैसे पता चला? मैंने आपके सामने रख दिया। सर्कल या फिर कह लो कंटूर पासेस थ्रू, पासेस थ्रू लिख लो या फिर लिख दो हैविंग ओरिजिन, ज्यादा अच्छा लफ्ज है। हैविंग ओरिजिन ऑन जीरो कॉमा माइनस वन। ये $10 की बात है, अगर आपको समझ आएगी ये कैसे आया। पक्की बात है, सवाल अगर इसमें लॉन्ग कैसे बना ना, इस टॉपिक में से ये वाला सवाल टाइप का ही आएगा। अब आगे बढ़ते हैं। पहले में अगर गौर से देखो तो इसमें पोल कहाँ निकल रहे हैं? पोल इस सवाल में गौर से देखो तो निकल रहे हैं z इज इक्वल टू -3/2 पर, और z इज इक्वल टू 1 पर। सो मैं इस सवाल को आपके लिए सॉल्व करती हूँ। इधर देखो बहुत ध्यान से। स्टेप वन इज कैलकुलेटिंग पोल। सो f of z has simple pole at z इज इक्वल टू -3/2। ऊपर जाके देख लो, सिंपल पोल है सर, सिंपल पोल है। और एंड order to pole at z is equal to +1 है कि -1? देख लो, इधर तक तो कहानी बिल्कुल क्लियर होगी। अब आ जाओ। अब बात है, कंटूर में कौन कौन सा लाई कर है। जो कंटूर में लाई करेगा भाई उसी को लेकर चलेंगे। अब देखो कैसे करना है। इसको सॉल्व करने का बहुत सारे मेथड है। कुछ लोग आपको सिखाएंगे कि तुम कंटूर के अंदर डाल लो, कुछ आपको बहुत सारे तरीके से सिखाएंगे। सिंपलेस्ट मेथड मुझे लगता है, सबसे स्ट्रेट फॉरवर्ड मेथड है इस टाइप को सॉल्व करने का, वो ये है जो मैं सिखाने लगी हूँ। बहुत ध्यान से सुनना। क्या है, मेरे पास गिवन ये था कि जी प्लस आई जो है ना, वो इक्वल है √3 के, मुझे गिवन था। अब मैंने क्या करना है, मैं जी की जगह मैं पुट करूंगी, एक मेरी जी की वैल्यू ये है, एक मेरे पास जी की वैल्यू ये है। अब मैं चेक करने के लिए क्या करूंगी, इस जी की वैल्यू को अंदर उठा के डालूंगी और देखूंगी कैसा बिहेवियर करता है। ये सिंपलेस्ट वे है मुझे लगता है। इसका जो भी आपको सिखाएंगे ना, वो सब मुश्किल तरीका सिखाएंगे। आपकी मर्जी है, जिस मर्जी को लेकर चलो। सो अब मैं पुट करती हूँ, z इज इक्वल टू -3/2, मतलब -3/2 इज -1.5। चलो जी, अब इसको उठा के डालते हैं सवाल के अंदर। तो इट विल बी -1.5 प्लस आई। अब इसका हमने कैलकुलेट करना है मोड। मोड कैसे कैलकुलेट करेंगे? पहले कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस दूसरे कंपोनेंट का स्क्वायर, वन का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास बन जाएगा -1.5। अच्छा, मैं लेट मी कैलकुलेटर से देखते हैं। -1.5 का स्क्वायर होता है 2.25, और +1 एज इट इज आ गया। इन दोनों को आप ऐड करेंगे ना, तो यू विल गेट 3.25, एंड 3.25 इज ग्रेटर देन √3। इस √3 से बड़ा है, इस √3 से ये बड़ा है। इसका मतलब बड़ा है, तो इसका मतलब है लाइज आउटसाइड, लाइज आउटसाइड
कंटूर ऑफ रेडियस √3। ये की बात थी। ये रेडियस है, बार बार बता रही हूँ ये रेडियस है। अब आ जाओ, हमने एक पॉइंट को चेक कर लिया, इधर जो इसने करके बना लेते हैं। नाउ इट्स टाइम टू चेक द अदर पॉइंट। हमारा दूसरा पॉइंट था z = 1, उसको चेक करते हैं। ओके, हमारा दूसरा पॉइंट है भाई z = 1, उसको चेक करते हैं। नाउ z = 1। अब इसके लिए क्या करेंगे, इसको भी उठा के कहानी में डाल लेंगे। हमारे पास था z + i = √3। सो अब पुट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1 + i। और इसका मैं जरा रेडियस फाइंड कर दूँ, सॉरी, इसका मैं अगर मॉड निकालूँ तो इट विल बी 1 + 1 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू √2। एंड √2 इज छोटा देन √3। अगर 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 ये इससे छोटा है तो इसका मतलब है लाइज इनसाइड द कंटूर, लाइज इनसाइड कंटूर ऑफ रेडियस √3। ये बात थी सारी की। टिल नाउ सो फार वी हैव डन दिस थिंग। देख लो अच्छे तरीके से कि हमने क्या किया। ये देखो, सवाल ये था, हमने उसका कंटूर मालूम करने के लिए पहले मैंने ये आइडेंटिफाई किया कि वैसे मुझे देख के ही नजर आ रहा था, लेकिन मैंने आइडेंटिफाई किया कि मेरा कौन सा कंटूर है। मुझे पता चला ऐसा कंटूर है जो 0, -1 से गुजर रहा है। इट मीन्स दैट ये ऐसा कंटूर था जो मुझे इस सवाल में गिवन था, दैट डज नॉट पासिस थ्रू रीजन। पहली बात। उसके बाद मैंने पोल कैलकुलेट करने के लिए ये काम किया जो आपको पहले से ही आता है। उसके बाद मेरे पास जो दो पोल मिले थे, उन दो पोल को मैंने उठाकर अपने कंटूर की जो इक्वेशन गिवन थी उसके अंदर डाल दिया। और उसके बाद मैंने मॉड फाइंड किया। मॉड फाइंड करने के बाद अगर जो मेरा रेडियस है, जो मेरा पॉइंट, अगर मेरा मॉड फाइंड करने के बाद जो मेरा निकला है अपना आंसर, वो अगर मेरे रेडियस से बड़ा है तो इट मीन्स कि वो रेडियस से बड़ा है तो इसका मतलब रेडियस से आउटसाइड लाई कर रहा है। अगर वो रेडियस से छोटा है, जो भी गिवन रेडियस है, रट्टा ना मारो कि इस सवाल में ऐसा हुआ है, जो भी आपको गिवन रेडियस है उससे छोटा है, तो इट मीन्स दैट वो लाई कर रहा है आउटसाइड। वो लाई कर रहा है आउटसाइड। समझ आई? ये सारी कोर बात थी। अब आओ इसको हम जरा पूरा तरह सॉल्व कर लेते हैं ताकि हमें एक दफा पूरा रीजन मिल ली जाए। अब क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है। अब हमने रेसिड्यू कैलकुलेट करना है। रेसिड्यू कैलकुलेट करेंगे एट z = 1 पर। z = -3/2 पर नहीं करेंगे बिकॉज इट लाइज आउटसाइड ऑफ कंटूर, तो हमें उससे कुछ लेना देना ही नहीं है। ठीक है, तो स्टेप आ गया हमारे पास 3 है कि पता नहीं 4 है। अब कैलकुलेटिंग रेसिड्यू आ गया। अब रेसिड्यू हम किस तरह कैलकुलेट करते हैं, बहुत आसान है। अब रेसिड्यू जिस पॉइंट पे कैलकुलेट करना है ना, वो हमने कैलकुलेट करना है z = 1 पर। और वहां पे हमें ऑर्डर 2 का पोल मिल रहा है। ये बात है, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, फॉर्मूला आपके सामने है ये। फॉर्मूला आपके सामने, आर फंक्शन का रेजिड्यू ऑफ फंक्शन एट 1, रेजिड्यू ऑफ द फंक्शन एट 1 इज इक्वल टू z लिमिट 0 → 1। और यहाँ पे आएगा ऑर्डर 2 का है तो m-1, तो इट बिकम्स 1 का फैक्टोरियल। डेरिवेटिव लोगे भाई ऑर्डर 1 का ही बनेगा। और साथ में आएगा z-1 का स्क्वायर। और साथ फंक्शन आएगा, फंक्शन हमारे पास था 12z-7 डिवाइडेड बाय 2z + 3 और इंटू z-2 का स्क्वायर। अगर मुझे फंक्शन ठीक से याद था तो यही है। ये उड़ गया, वक्त बचा। ओके, उसका बचा क्या, ये देखो, लिमिट z → 1। लगना यहाँ पे क्वेश्चन रूल है, जो भी चीज नीचे पड़ी है भाई उसका स्क्वायर, नीचे वाला एज इट इज, ऊपर वाले का जो डेरिवेटिव है भाई क्या आएगा 12 माइनस ऊपर वाला एज इट इज, और नीचे वाले का डेरिवेटिव आएगा 2। आई होप क्वेश्चन रूल लगाना। अब लिमिट अप्लाई कर दो, लिमिट लगा दो। तो यहाँ मेरे को 1 पुट करोगे जी की जगह तो आएगा 5 × 12 माइनस जी की जगह पुट करोगे भाई
जी की जगह पुट को यहाँ पे जी माइनस सेवन बनता है। यहाँ पे आएगा अपना 12 - 7 × 2 और नीचे आएगा 5 का स्क्वायर। और 5 × 12 = 60। और यहाँ से क्या आएगा भाई, 12 - 7 = 5, 5 × 2 के माइनस आएगा 10 ÷ 25। आंसर आ गया 50/25। यहाँ से जाएगा 10 और 5 पर 1 2, दो आंसर आ गए पूरी कहानी में। अब लगा लो भाई कॉशी रेसिड्यू थ्योरम, सवाल खत्म। खत्म हो गया सवाल। तो बाय सीआरटी लिखोगे यहाँ पे, बाय सीआरटी इंटीग्रल 12/12z - 7 / 2z + 3 × z - 1 का होल स्क्वायर dz इज इक्वल टू 2 πi। और हमारे पास रेजिड्यू क्या निकला है 2, तो आंसर आ गया 4i π। ये जो सवाल मैंने अभी भी सॉल्व किया, ये पास्ट पेपर्स में आया हुआ सवाल है। ये आपके पास्ट पेपर से मैंने लिया है सवाल, ये आंसर। हम्म, देख लो कैसे कैलकुलेट किया। ये होल स्टोरी है। ठीक है। सो आई होप कि आपको सीखने को बहुत कुछ मिला होगा। आपसे मुलाकात हो, दैट इज ऑल फ्रॉम माई साइड। और आपका क्विज मैं अगर दिखा दूं तो क्विज हमारे पास है गूगल फॉर्म। कल का क्विज अगर डिस्कस हमने किया ही नहीं था तो मैं जल्दी से कर लेती हूँ, एंड देन वी विल। कल थी क्लास नंबर 3, क्लास में 4 थी, आज 5 है। आज का क्विज आपको मिल जाएगा, अटेम्प्ट दैट क्विज। और आपकी अटेंडेंस उसी के बेस पर होगा। थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं। ओके। पहला सवाल था, थोड़ा सा ज्यादा जूम इन करते हैं भाई, हो जाओ जूम इन। पहला सवाल जो था वो क्विज के अंदर ये था। सवाल ये था, व्हाट डज कॉशी रेसिड्यू थ्योरम स्टेट्स अबाउट क्लोज कंटूर। वो क्या कहता है, क्लोज कंटूर है, एफ ऑफ जी है, डी जी, तो इक्वल होगा 2 πi और फिर सम ऑफ रेसिड्यूज के ऊपर। तो इसका ठीक आंसर जो था, अच्छा वो ठीक आंसर तो वहां डिस्कस करेंगे। ठीक आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक है। आपका रिजल्ट तो आपको दिखा दें, इधर एक सेकेंड। ये आपका रिजल्ट है। ठीक ही है, और क्या कर सकते हैं। चलो भाई, ये आप सबके रोल नंबर है और नाम है। उसके बाद ये देखो, पहला जवाब बिल्कुल ठीक था और आपके ना 88% बच्चों ने बिल्कुल सही जवाब दिया। दूसरा सवाल था, इफ अ फंक्शन इन इज एनालिटिकल एट एवरी पॉइंट ऑफ डोमेन देन बाय कॉशी इंटीग्रल फॉर्मूला इस इंटीग्रेशन इज 0 0 0 0। ये कॉशी इंटीग्रल फॉर्मूला है। उसके बाद है द कंटूर सी इन द कॉशी रेसिड्यू थ्योरम इज assumed to be transverse in which direction। कौशी ने, मैं आज भी मैंने लेक्चर के शुरू में यही बात बताई और अभी भी मैं यही बता रही हूँ कि कौशी जी ने जो अपना कंटूर रेसिड्यू थ्योरम दिया था हमें, कौशी रेसिड्यू थ्योरम, उन्होंने कंटूर की डायरेक्शन अपने मतलब के assumption लेकर चले थे, वो काउंटर क्लॉकवाइज थी। काउंटर क्लॉकवाइज थी, बार बार बता रही हूँ, काउंटर क्लॉकवाइज थी जो वो लेकर चले थे। उसका नेक्स्ट अगला सवाल है, हाउ मेनी सिंगुलैरिटीज ऑफ एफ ऑफ जी लाइज इनसाइड दिस फंक्शन। इधर आओ भाई, फाइंड करके दिखाते हैं। ओके। सो हमारे पास कंटूर ऐसा है जिसका रेडियस 2 है, तो ये लो रेडियस 2 वाला कंटूर बन गया। ठीक है। और अब देखो, एक 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 सिंगुलैरिटी हमें मिल रही है z = 1 पर, दूसरी सिंगुलैरिटी मिल रही है z = 2 पर। तो z = 1 ये है, z इज इक्वल God, Harry is इज इक्वल calling टू me. वन ये है, z = 1 ये है, z = 3 ये है, तो z1 ये है, z2 ये है। तो अब अगर गौर से अगर आप देखें, तो गौर से हम देखें तो एक इनसाइड लाई कर रहा है, एक आउटसाइड लाई कर रहा है, तो हमारे पास एक ही पोल आ रहा है इनसाइड कंटूर के। तो इसका मतलब एक ही सिंगुलैरिटी है जो इनसाइड आ रही है, बाकी कोई भी नहीं आ रही। फाइंड द रेजिड्यू ऑफ द फंक्शन दिस। इसका फंक्शन का रेजिड्यू कैलकुलेट करना है। इधर तो आओ देखो किसना कैलकुलेट करते हैं। इस फंक्शन का रेजिड्यू कैलकुलेट करना है। पहले ये देखो, इसका पोल आ रहा है z = 0 पर, और ऑर्डर क्या है, ऑफ ऑर्डर 1। ऑर्डर वन का पोल कैसे कैलकुलेट करते हैं, रेजिड्यू ऑफ ऑर्डर पी इज इक्वल टू लिमिट z अप्रोचेस टू 0, और यहाँ पर आएगा z डिवाइडेड बाय 1 बाय z
उड़ गया ऐसे कर कर, आंसर आया वन, तो वन ठीक आंसर था। समझ आई? अल्लाह करे पहुंच गए हो आप लोग जहां पहुंचाने की कोशिश की है। और उसके बाद में सवाल है, इफ एनालिटिकल एवरीवेयर, इफ फंक्शन हमारे पास एनालिटिकल है एवरीवेयर और ऑन अ सिंपल कंटूर, तो उसका जीरो के इक्वल होगा। अब देखो, अगर हमारे पास फंक्शन जो है उसके पास पोल्स ही नहीं है, अगर हमारे पास फंक्शन है उसके पास पोल्स ही नहीं है, तो और वो क्लोज कंटूर के अंदर डिफाइन है, तो उसका बाय काशी इंटीग्रल फॉर्मूला, उसकी इंटीग्रेशन जीरो के इक्वल होती है। तो ये अगर ये वही, ये जो ऊपर थ्योरम है ना, उसी को रीस्टेटमेंट है। ये जो यहाँ पर ये लिखा हुआ है ना, कॉशी बाय कॉशी इंटीग्रल फॉर्मूला इंटीग्रेशन जीरो, इसी को रिफ्रेश करके उसने ये यहाँ पे मैंने सवाल लिखा था। दोनों एक ही बात है। आखिरी सवाल था, व्हाट इज द रेजिड्यू ऑफ दिस। आओ भाई इसका रेजिड्यू कैलकुलेट कर लेते हैं इस फंक्शन का। कैसे कैलकुलेट करेंगे? कुछ भी नहीं, रेजिड्यू निकल रहा है भाई, z इज इक्वल टू जीरो पर ऑफ ऑर्डर टू। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? हमारे पास आएगा लिमिट z अप्रोचेस टू जीरो, ऑर्डर टू का है तो वन बाय वन फैक्टोरियल डी ओवर डी जी आ जाएगा। और ई पावर, अच्छा ई पावर जी नहीं आना, जी स्क्वायर आएगा, और डिवाइडेड बाय ई जी डिवाइडेड बाय ई का स्क्वायर, ये आ जाएगा। अब ये देखो, जी स्क्वायर से उड़ गया डी जी का डेरिवेटिव डी जी खुद होता है, और इसमें पुट करोगे लिमिट, तो जी पावर जीरो इज इक्वल टू वन, तो आंसर ठीक वन था। आई होप कि आपको समझ आई हो।